हेलो, जय श्री राम। मैं आज आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आया हूँ जिसका नाम है आधुनिक विश्व। और आधुनिक विश्व का जो टॉपिक है ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। इसके अंदर में 11 चैप्टर आते हैं और इन 11 चैप्टर का मैं विश्लेषण करूँगा आपके सामने। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये आधुनिक विश्व का इतिहास, ये टॉपिक आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंडर में क्या चैप्टर्स आते हैं उन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो जो आधुनिक विश्व का इतिहास है ये भी हमारे इतिहास का एक बहुत विस्तृत पार्ट है। और इतिहास में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, जैसे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और प्राचीन कालीन भारत। तो इस तरीके की आधुनिक भारत, तो इस तरीके की एक इतिहास का ये भी कहानी है कि हमको विश्व का इतिहास भी, ये भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व का भी ज्ञान कराता है, बोध कराता है। तो इसके अंदर में एक चैप्टर है आपका पुनर्जागरण और दूसरा चैप्टर है आपका धर्म सुधार आंदोलन। इसमें कैथोलिक धर्मों, चर्चों के बारे में तथा मंदिर सुधार आंदोलन तथा कौन सा जैन धर्म आंदोलन, बौद्ध धर्म आंदोलन आदि धर्मों का विस्तार पूर्वक आंदोलन का वर्णन किया गया है। आगे नए देशों की खोज और व्यापार, जैसे आपका नए देशों की खोज, जो व्यापारी पुराने समय के लोग थे वो कालीकट, बंदरगाह ये सब जगह पहुँचे, वास्को डी गामा, ये सब नए देशों की खोज और व्यापार कैसे हुआ, फिर व्यापार संबंध कैसे बनाए गए। तो ये तीसरा चैप्टर रहेगा आपका। तो आधुनिक विश्व के अंदर में ये तीसरा चैप्टर है आपका नए देशों की खोज और व्यापार। चौथा चैप्टर आपका रहेगा पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति तथा ये आपका चौथा चैप्टर है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति, ये भी आपका एक चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा फ्रांस की क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बहुत ही रोचक कथा है, उसको भी, ये कथाएं हैं, इनको रटने का और ज़रूरत नहीं होता, इनको खाली आप 2 बार 3 बार पढ़िए, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अपना अस्तित्व बना लेती हैं। लेकिन इनको पढ़ने के तरीके को आज हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो ये जो आधुनिक विश्व के इतिहास का जो टॉपिक है उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी आपको बताया जाएगा और रूस की क्रांति के बारे में बताया जाएगा और 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, 2 विश्व युद्ध के बीच की दुनिया, मतलब 2 विश्व युद्ध हुए तो उनके बीच दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव आया, सभ्यताओं में क्या कमी आई, क्या अच्छाई बढ़ी और क्या नए नियम कानून बने ताकि 2 विश्व युद्ध, ये युद्ध बंद प्रथा ना लागू हो। और फिर अगला चैप्टर आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान। अमेरिका का अस्तित्व बढ़ा दुनिया में, कैसे बढ़ा, और ये सब आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। फिर आगे आपका आएगा यूरोपीय परिदृश्य, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसके कुछ दृश्य आपके सामने रखे जाएंगे। तथा अगला लास्ट चैप्टर रहेगा, ये अंतिम अध्याय है, इसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसके अंतर्गत में कितने चैप्टर हैं वो मैं आपको विस्तृत अध्ययन फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले हमारा रहेगा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बाद रहेगा धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन के बाद रहेगा नए देशों की खोज और व्यापार, फिर रहेगा पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योगों का विस्तार कैसे हुआ, फिर रहेगा अमेरिकी क्रांति, फिर रहेगी फ्रांस की क्रांति, फिर रहेगी प्रथम विश्व युद्ध, फिर रहेगा रूस की क्रांति और फिर रहेगा 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, फिर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान, फिर रहेगा यूरोपीय परिदृश्य और उसके बाद रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये थी आधुनिक विश्व की कहानी।
अब हम आपको आधुनिक विश्व की कहानी में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान और धर्म सुधार आंदोलन। तो ये सब मुख्य चीज़ें हैं। और इस चैप्टर में कला और स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो आज बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है, तो वो आपको आज बताई जाएगी। तो पहले पुनर्जागरण का चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। तो साइड वाइज मैं आपको पुनर्जागरण का चैप्टर भी बताता हूँ। तो इसमें है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। सीमित अर्थ में इस शब्द को यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान विज्ञान की रुचि रखने वाले लोगों ने जन्म दिया। इसमें रोम की उपलब्धियां, प्राचीन यूनान, प्राचीन ज्ञान, अपितु इसका संबंध धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र से हुए परिवर्तन से भी है। तो इसका संबंध किससे है? नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान और राजनीति के शास्त्र भी परिवर्तन हुआ है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था कि यूरोप और पूर्व के देशों के मध्य हुए व्यापार के पुनरुत्थान ने इटली के शहरों को सर्वाधिक संपन्न बना दिया था। वो संपूर्ण व्यापार लगभग इटली के शहरों के नियंत्रण में था। जैसे इटली के अधिकांश भाग पर 5 प्रमुख राज्यों का नियंत्रण था। ये 5 राज्य थे: मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्च का राज्य। मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्च का राज्य। इटली के शहरों का विकास सामंती नियंत्रण से मुक्त वातावरण में हुआ था। इस आज़ादी ने चिंतन और साहस की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया था। इटली के इन राज्यों के शासक ज्ञान विज्ञान और कला के संरक्षक थे। यूरोप के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर सदियों तक कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व रहा है। पुनर्जागरण ने चर्च के इस प्रभुत्व को कमजोर बना दिया है। मानवतावाद पुनर्जागरण की विचारधारा की मुख्य विशेषता मानवतावाद थी। ये पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। बुनियादी तौर पर इसने दैवी और परलौकिक के स्थान पर मानवीय तथा प्राकृतिक सत्ता को महत्व प्रदान किया। तो ये था आपका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है कि आपको मानवतावाद, जो मानव बनने के लिए कहा जाता है, ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव का गुणगान किया गया है। इसकी सारभूत मान मर्यादा पर बल दिया गया है। इसकी अपार सृजन शक्ति में अटूट आस्था व्यक्त की गई है तथा व्यक्ति के स्वातंत्र्य व व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की गई है। इसका सरोकार सभी तरह के सांसारिक सुख दुख भोगने वाले हाड़ मास के मानव से था। इसने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, मानव के सुख भोग के अधिकार और सांसारिक इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने को अत्यधिक समर्थन दिया। इसने दैवी तथा परलौकिक तथ्यों के स्थान पर मानवीय और इहलौकिक तत्वों को महत्व दिया। इसने मानव से आग्रह किया कि वो चर्च द्वारा प्रतिपादित परलोक की चिंता छोड़कर इसी धरती पर सुख प्राप्त करने का प्रयास करे। 15वीं सदी के इटालवी मानवतावादी पिको डेल्ला मारांतदोला ने अपने लेखन में पुनर्जागरण के विश्वास को व्यक्त किया कि मानव एक महान चमत्कार है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य से अधिक अद्भुत कुछ भी नहीं है। साहित्य और इतिहास को अब मानविकी कहा जाने लगा। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से मानव के इस संसार की क्रियाकलापों को समझना था, न कि मृत्यु के उपरांत के जीवन को। कला और स्थापत्य। पुनर्जागरण काल में कलाकारों की अपनी स्वतंत्र पहचान हुआ करती थी, उनकी अपनी शैली थी, उसे समाज में अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। पुनर्जागरण काल के सभी कला रूपों में सबसे ज़्यादा विकास चित्रकला का था। अभी आपके सामने मैं कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे ये मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सामने हैं। लियोनार्डो दा विंची मूर्तिकार थे, चित्रकार थे। इनकी कृति थी मोनालिसा। तो ये मोनालिसा बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है कि मोनालिसा किसकी और ये किससे संबंधित है। तो मोनालिसा जो संबंधित है वो लियोनार्डो दा विंची, जो एक चित्रकार थे, चित्रकला प्रकृति की नकल थी, कलाकार एक प्रेरित रचनाकार था। माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, चित्रकार थे।
राफेल चित्रकार थे, लोरेंजो गिवर्टी मूर्तिकार थे, डोनाटेलो मूर्तिकार थे। इनकी कांस्य की प्रतिमाएं बहुत ही फेमस हुई हैं। कला के क्षेत्र में प्रथम नग्न मूर्ति का आविष्कार डोनाटेलो ने किया था, जो 13 फुट लंबी थी। तथा फ्लोरेंस स्थित बैप्टिस्टरी के लिए 2 कांस्य दरवाजे, ये दरवाजा स्वर्ग के दरबार के समान था। सिस्टीन चैपल में चित्र जो राफेल किसी पोप की सेवा में कार्य थे, ये चित्र बुद्धि और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता था। अभी मैं आगे आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा बहुमुखी थी, वो चित्रकार, मूर्तिकार, यंत्रविद, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक आदि सभी गुण उनमें विद्यमान थे। वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, साइंटिस्ट भी थे तथा इंजीनियर भी थे और दार्शनिक भी थे, कवि भी थे और गायक भी थे। एक हवाई जहाज़ का मॉडल भी उन्होंने बनाया था। उनके 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हैं, द लास्ट सपर अंतिम भोज और मोनालिसा। ये उनके बहुत ही फेमस चित्र हैं। मोनालिसा चित्र है, चित्रकारी से संबंधित एक ग्रंथ है। आगे आपको बताएंगे पुनर्जागरण काल का साहित्य। शास्त्रीय और साहित्यिक ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। अच्छा, आगे आपको बताएंगे कि यूरोप की एक आधुनिक भाषा में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण कृति दांते की डिवाइन कॉमेडी है, जो उस काल की कॉमेडी के बारे में लिखा गया था। इस काल के ईसाई कहानियों एवं धर्मशालाओं की काफ़ी चर्चा है। महान लेखक पेटार्क ने भी दांते का अनुसरण किया। इतिहासकार उन्हें मानवतावाद का संस्थापक मानते हैं। पुनर्जागरण के यूरोपीय उत्तर के लेखकों में प्रमुख लेखक हॉलैंड निवासी इरास्मस थे, जिन्होंने चर्च की बुराइयों की आलोचना की। फ्लोरेंस के इतिहासकार मैकियावेली को आधुनिक राजनीति दर्शन का पिता कहा जाता है। उसने अपनी कृति द प्रिंस में उस राज्य की नई धारणा प्रस्तुत की जो यूरोप में उदित हो रहा था। मैकियावेली ने राज्य को स्वतंत्र और सर्वसत्ता संपन्न माना और कहा कि धार्मिक मामले राजनीतिक मामलों से अलग रखे जाने चाहिए। अंग्रेज कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर ने अपनी कृतियों में मानव के सभी संभव भावों और उसकी क्षमताओं को दुर्बलताओं का विवेचन किया है। फ्रांस के लेखक रेवेल ने धर्मशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। उसने अपनी बुद्धि और अपने व्यंग का प्रयोग फलित ज्योतिषी की मान्यताओं तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध किया था। तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि पहली मुद्रित पुस्तक गुटेनबर्ग की बाइबल थी, जो 1456 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में गुटेन की नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जिसने छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो ये 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में गुटेन की नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया। गुटेन की नामक व्यक्ति ने टाइप मशीन का आविष्कार किया जिसके छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ये सब उस पुनर्जागरण काल के इतिहास से जुड़े हुए तथ्य हैं। ये आधुनिक विश्व के एक पार्ट हैं। अगला आपको मैं बताऊंगा आधुनिक विश्व का आरंभ है। अब आपको मैं पोलैंड विद्वान कोपरनिकस ने, जो अनेक वर्षों तक इटली में रहा, प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ये पोलैंड निवासी विद्वान कोपरनिकस ने अपना एक सिद्धांत दिया था। ये पुरानी परंपरा से एकदम भिन्न विचार था। 1000 से भी अधिक साल तक ये मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। कोपरनिकस का ग्रंथ खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण पर विचार 1543 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। निकोलस कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने साबित किया कि पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह अन्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने ये सिद्ध किया। अब आगे आधुनिक विश्व का और भी तुमसे एक छोटा सा मैं आपको प्रारूप दिखा देता हूँ। जोहान्स केपलर नाम के वैज्ञानिक थे, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे अपनी फिजिक्स के बुक्स में। इनका विज्ञान और गणित में, जो साइंस एंड मैथमेटिक्स में इनके जो अन्वेषण थे, जो खोज थी, उनके बारे में आपको 2-4 पॉइंट बताता हूँ जो पुनर्जागरण काल से रिलेटेड हैं। निकोलस कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने साबित किया है कि पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह अन्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
जोहान्स केपलर वैज्ञानिक इन्होंने साबित किया है कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये सिद्ध किया है कि गिरती हुई वस्तुओं की गति उसकी दूरी पर निर्भर करती है, न कि उसके वजन पर। इसने थर्मामीटर और हाइड्रोस्टैटिक संतुलन की खोज की। सर आइजैक न्यूटन, जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विलियम हार्वे जीव वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का विस्तार से इसी काल में वर्णन किया है। एडमंड हिलेरी खगोल शास्त्री थे, इन्होंने धूमकेतु के कक्ष की गणना की तथा साथ ही इसकी वापसी के वर्षों की भी गणना की। इनके बाद इनके द्वारा खोजे गए धूमकेतु को हेली नाम दिया गया। रेन डिस्कार्टेज गणितज्ञ थे, गणित में स्मार्ट थे। इनकी रुचि थी विश्लेषणात्मक ज्यामिति का प्रतिपादन करना। तो इस तरीके से ये 1543 ईस्वी में बेल्जियम वासी वैज्ञानिक बेसोलियस ने अपना सचित्र ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसका नाम था द ह्यूमनी कार्पोरिस फाब्रिका प्रकाशित हुआ। 1543 ईस्वी में 1543 में बेल्जियम वासी वैज्ञानिक वेसोलियस ने अपना सचित्र ग्रंथ द ह्यूमनी कार्पोरिस फाब्रिका प्रकाशित किया। सर आइजैक न्यूटन ने केपलर के कार्य को आगे बढ़ाया। गणित की सहायता से न्यूटन ने सिद्ध किया कि सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अंतर्गत यात्रा करते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से स्पष्ट किया कि ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये सब पुनर्जागरण काल का पार्ट है, जो आधुनिक विश्व को विस्तृत या आधुनिक विश्व के बारे में चर्चा करता है। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन, जो हमारा दूसरा चैप्टर था। ये आधुनिक विश्व के इतिहास से रिलेटेड था। इस धर्म सुधार महज एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका संबंध उस काल के उन सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों से था जिन्होंने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग को जन्म दिया था। आरंभिक मध्य युग में कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायक तत्व में एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन बन गया था। समूचे पुरोहित तंत्र पर पोप की परम सत्ता स्थापित हो गई थी और पोप का प्राधिकार सीधे लागू होता था। पोप की उस स्थिति को प्रायः पोप के राजतंत्र के नाम से जाना जाता था। कम से कम साल में एक बार पुरोहित के सामने मौखिक रूप से अपना पाप स्वीकार करना और उसके लिए दिए गए दंड को भोगना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य बना दिया गया था। विरोध करने वाले को धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जनसाधारण के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार थे: नाम संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार और यूखारिस्ट अर्थात परम प्रसाद संस्कार। कैथोलिक चर्च की बुराइयाँ। धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक चर्च में पनपी हुई बुराइयों के विरुद्ध भड़का हुआ प्रायः एक विद्रोह माना जाता है। चर्च की धर्म श्रेणी के कुछ पुरोहितों और उच्च धर्माधिकारियों ने भ्रष्ट साधनों से अपने पद हासिल किए थे। वे विलासिता और अनैतिकता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक नई बुराई ऐसे पत्रों की बिक्री थी जो पापों से इस जीवन में और नरक में दंड भोगने से मुक्ति दिलाने का दावा करते थे। चर्च ने धर्म विरोध के दमन के लिए एक व्यापक व्यवस्था का आयोजन किया था। धर्म विरोधियों को खोज निकालने और दंड देने के लिए धर्माधिकरण या एक अदालत की स्थापना हो गई। मुक्तिपत्र खरीदने के अलावा अब कोई भी व्यक्ति फीस या शुल्क देकर आस्था के बदले में मुक्ति प्राप्त कर सकता था। पुरोहित, बिशप और यात्री साधु किसी विवाह को वैध या अवैध घोषित कर सकते थे। चर्च के विरुद्ध विद्रोह। 14वीं सदी से चर्च के कुछ धर्म सिद्धांतों का विरोध और बुराइयां होने लगी। कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी, जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। यूरोप की किसी भी आधुनिक भाषा में धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। लैटिन, हिब्रू और ग्रीक भाषाओं को पवित्र माना जाता था। वाइक्लिफ बाइबिल के पहले अंग्रेजी अनुवाद का प्रेरक और समर्थक था। आम जनता में धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रचार करने के लिए उसने गरीब प्रचारकों का एक दल बनाया था।
1401 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने धर्म विरोधियों की जलाने के औचित्य के बारे में कानून बनाया। वाइक्लिफ के देहांत के 34 साल बाद उस पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगा। उसकी कब्र में उसकी हड्डियां खोदकर निकाली गईं, उन्हें जलाया गया और उनकी राख को नदी में फेंक दिया गया। वाइक्लिफ की शिक्षाओं का उसके शिष्यों ने इंग्लैंड के बाहर भी प्रचार किया। उसमें से एक चेकोस्लोवाकिया का जान हुस था, जिसे धर्म विरोध के लिए अपराधी घोषित किया गया एवं 1415 ईस्वी में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया। मृत्युदंड के पश्चात उसे देश में एक प्रबल विद्रोह हुआ। परिणामस्वरूप वहाँ कुछ वर्षों के लिए गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, ये बहुत बड़ा आधुनिक विश्व इतिहास का पार्ट है और अक्सर पूछा जाता है। मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। प्रोटेस्टेंट क्रांति का प्रारंभ 1517 ईस्वी में उस समय मानी जाती है जब सेंट अगस्टिन के धर्म संप्रदाय के साधु मार्टिन लूथर ने मुक्ति पत्रों पर हमला करने वाले अपने 95 प्रतिपादनों का या कथनों को जर्मनी के बीटेनबर्ग में एक गिरजाघर के दरवाजे पर कील ठोंक कर टांग दिया। उसने लोगों को चुनौती दी कि वे उन प्रतिपादनों पर उससे बहस करें। उसने उनकी प्रतिलिपियां कई नगरों में अपने मित्रों के पास भेजीं। 1520 ईस्वी में पोप ने उसे आदेश दिया कि 60 दिनों के अंदर अपने मतों को वापस लेकर क्षमा मांगे या धर्म विरोधी होने का दंड भुगते। पोप के आदेश को उसने खुले आम जनता के सामने जला डाला। इस पूरे दौर में सक्सोनी के शासक ने, जो उसका मित्र था, उसे संरक्षण प्रदान किया। जर्मनी के कई शासक चर्च के विरोधी थे, इसलिए जब मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया गया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने चर्च की सेवाओं के लिए जर्मन भाषा के उपयोग को प्रारंभ किया, मठों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पुरोहितों को विवाह करने का अधिकार दिया, पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों को प्राप्त अधिकार समाप्त कर दिया, अधिकांश संस्कारों को समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्राओं तथा तर्बरूकों संतों के अवशेषों की पूजा के स्थान पर धर्म पर अधिक जोर दिया। उसने धर्म ग्रंथों की मान्यताओं को सर्वाधिक महत्व दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि कैथोलिक चर्च की सत्ता राज्य के ऊपर होने का विचार त्याग दिया। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का प्रसार। जर्मनी में लूथर की सफलता के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का कई अन्य देशों में भी प्रचार हुआ। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का नेतृत्व झिंगली और जॉन कॉल्विन ने किया। वस्तुतः कॉल्विन के विचारों को यूरोप के विभिन्न भागों में लूथर के विचारों से अधिक समर्थन मिला। कॉल्विन के विचारों से मिलते जुलते कई धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। इंग्लैंड तथा अमेरिका में वे प्यूरिटन, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन और फ्रांस में ह्यूगेनॉट कहलाए। स्कैंडिनेवियन देशों डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के शासकों ने लूथर के धर्म को स्वीकार कर लिया और इन देशों में प्रोटेस्टेंट लूथरी चर्च राजकीय चर्च बन गया। इंग्लैंड के हेनरी 8 को अपनी पत्नी कैथरीन का त्याग करने की पोप से अनुमति नहीं मिली तो उसने अपने को चर्च का प्रमुख घोषित कर दिया। 1951 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने राजकीय चर्च के रूप में इंग्लैंड के चर्च की स्थापना की। कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन। कैथोलिक चर्च में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जाने लगे। जिस काल में कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने सुधार के लिए प्रयास किए और चर्च की खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए कार्य किया, वो प्रति धर्म सुधार आंदोलन अथवा कैथोलिक धर्म सुधार के आंदोलन का काल कहा जाता है। धर्म परिवर्तन करके प्रोटेस्टेंट बने लोगों को कैथोलिक पंथ में वापस लाने एवं नए लोगों को उसमें दीक्षित करने के उद्देश्य से एक नए समाज जेसुइट संघ की स्थापना हुई। इसका संस्थापक इग्नेशियस लोयोला था, जो स्पेनवासी था। प्रारंभ में एक सैनिक के रूप में जीवन प्रारंभ करने वाला लोयोला कालांतर में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलनों का सबसे सशक्त सेना सिद्ध हुआ। उसके द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस ने न केवल यूरोप बल्कि एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका जैसे नवीन क्षेत्रों में कैथोलिक संप्रदाय को फैलाया। जेसुइट संघ के सदस्यों को कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक सफलता मिली। चीन, भारत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में जेसुइटों के प्रयास से ही अपने पैर जमाए। इनके प्रयासों से प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की तीव्र प्रगति रुक गई तथा मृत प्राय कैथोलिक धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। नए देशों की खोज और व्यापार, ये भी तीसरा चैप्टर है। इसका आपको तीसरा चैप्टर के बारे में बताएंगे। जिज्ञासा की जिस भावना ने, ये तीसरा चैप्टर है, नए देशों की खोज और व्यापार। यहाँ पे आपको नए देशों की खोज कैसे हुई, यात्राओं के थ्रू हुई और व्यापार में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उन खोज का व्यापार में क्या लाभ मिला, ये सब आपको स्पष्ट किया जाएगा।
जिज्ञासा की जिस भावना ने यूरोप में पुनर्जागरण काल के व्यक्तियों को साहित्य, विज्ञान, कला और धर्म के क्षेत्रों में नए नए विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया था, उसी जिज्ञासा की भावना ने अन्य व्यक्तियों को नए देश खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। इन साहसी यात्राओं का प्रमुख उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाना था। वास्को डी गामा ने अपनी पहली भारत यात्रा में पाया था कि उस समय कालीकट में काली मिर्च की जो कीमत थी उससे 26 गुना ज़्यादा वेनिस में थी। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने वेनिस से चीन तथा जापान तक की यात्रा की। उसके वर्णनों से यूरोप वासियों को चीन के समृद्ध नगरों, जापान की सुनहरी मीनारों, बर्मा तथा श्याम के बौद्ध मंदिरों, पूर्वी द्वीप समूहों के मसालों और भारत की भोग विलास की वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली। पुर्तगाली और स्पेनी शासकों के सहयोग से नाविकों ने धरती की खोजबीन के लिए पहली बार साहसिक कदम उठाए। उन्हें महासागरों की लंबी यात्राएं करनी पड़ी। आवश्यक कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब जैसे उपकरणों की जानकारी भी मिली। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यात्रा करने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए या महासागर में यात्रा करने के लिए जो दिशा निर्देश पाने के लिए उन्होंने कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब जैसे उपकरणों की जानकारी ढूंढी। महान खोज यात्राएं 1492 से 1520 ईस्वी में ये दो जिन्होंने यात्राएं की वो महान खोज की यात्राएं थीं। जैसे पुर्तगाल के शासक हेनरी ने अफ्रीका के तट की यात्राओं के आधार पर मानचित्र बनाकर अपने देश के नाविकों को प्रोत्साहित किया, जो नाविक नाम से प्रसिद्ध था। बार्थोलोम्यो डियाज नामक व्यक्ति उस जगह तक पहुंच चुका था जिसका नाम पुर्तगालियों ने उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप रखा था। बार्थोलोम्यो डियाज नामक व्यक्ति उस जगह तक पहुंच चुका था जिसका नाम पुर्तगालियों ने केप ऑफ गुड होप रखा था। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण असफलता प्राप्त करने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1497 ईस्वी में वो अपने साथियों सहित पूर्वी द्वीप समूह की खोज के लिए निकल पड़ा। केप केमोरिन पहुंचने के बाद वो जंजीबार की तरफ मुड़ गया। संयोगवश यहाँ उसे एक अरब नाविक की सहायता मिल गई जो उसे 1498 ईस्वी में सीधा भारत के विख्यात बंदरगाह कालीकट तक ले आया। पूर्वी देशों के लिए जलमार्ग खोजने में स्पेन के नाविकों ने भी गहरी रुचि ली और अनजाने में ही नई दुनिया अमेरिका को खोज निकाला। इसका श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। वो जेनेवा का नागरिक था। उसका विचार था कि भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर से समुद्र के आर पार यात्रा करनी चाहिए। अंत में स्पेन की रानी आइसाबेला ने उसे आर्थिक सहयोग देकर नया मार्ग खोजने की प्रेरणा दी। 3 अगस्त 1492 के दिन कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैनेडी द्वीप पहुंचने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता ही चला गया। कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पहला कदम बहामा द्वीप समूह पर रखा। इसके बाद कुछ दिन उसने क्यूबा, हैती आदि स्थानों की खोज में बिताए। कोलंबस अपनी इस खोज की महानता को नहीं जान पाया क्योंकि उसने सोचा था कि वो एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित भारत द्वीप समूह में पहुंच गया है, इसलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियन कहा। अमेरिको वेस्पुची नामक एक इटालियन ने कोलंबस के काम को आगे बढ़ाया और उसने सिद्ध किया कि नई दुनिया एशिया का भाग न होकर एक नई दुनिया है। इसी कारण बाद के लोगों ने इस नई दुनिया का नाम उससे सम्मान में अमेरिका रखा। पुर्तगाल का एक अन्य नाविक फर्डिनेंड मैगलेन उन भूभागों को जिनके आगे कोलंबस नहीं जा सका पार कर और आगे चला गया। वहाँ पश्चिम की ओर दक्षिण अमेरिका के छोर तक पहुँच गया। इस जगह को मैगलेन का जल डमरू मध्य कहा जाता है। जलडमरू मध्य को पार करके वो एक नए महासागर में घुसा। उसका नाम प्रशांत महासागर था क्योंकि उसको ये महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में काफ़ी शांत लगा। इसके बाद वो उस जगह पहुंचा जिसे अब फिलिपाइन द्वीप समूह कहा जाता है। 200 नाविकों में से जो मैगलन के साथ यात्रा पर गए थे उनमें से सिर्फ 18 नाविक जीवित लौट पाए। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी भौगोलिक खोजों के बारे में जो आपके सामने ही प्रसिद्ध हैं। जैसे आपको बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में पहुँचे 1488 ईस्वी में और इसे केप ऑफ स्टॉर्म कहा। बाद में इसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस पूर्व की ओर नवीन समुद्री मार्ग की खोज के क्रम में एक द्वीप पहुँचे। 1492 ईस्वी में इसे इंडीज समझा गया लेकिन वस्तुतः ये अमेरिका था। वास्को डी गामा
भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचे 1498 ईस्वी में। इस प्रकार भारत और पूर्वी क्षेत्र के व्यापार के लिए द्वार खुल गए। अमेरिगो वेस्पुसी कोलंबस के मार्ग का अनुसरण करते हुए अमेरिका पहुंचा। उसने नए विश्व की खोज की घोषणा की जो एशिया से बहुत अलग था। अमेरिका का नामकरण इसी के नाम पर हुआ। फर्डिनेंड मैगेलन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम समुद्रिक यात्री था। हर्नन कॉर्टेज मैक्सिको की खोज की। जॉन कैबोट उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा। इसमें से एक द्वीप का नाम न्यू फाउंडलैंड रखा गया। सर फ्रांसिस ड्रेक समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा की। समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाले सर फ्रांसिस ड्रेक थे। इस समुद्री यात्रा को सफल माना गया क्योंकि मैगेलन ने इस यात्रा के दौरान संसार का पूरा चक्कर लगाया। उसने ये भी सिद्ध किया, किसने संसार का पूरा चक्कर लगाया? मैगेलन ने। उसने ये भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। दूसरे देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड भी इस चुनौतीपूर्ण खोज की दौड़ में शामिल हुए। इंग्लैंड के जॉन कैबोट ने पश्चिम की ओर जहाजी यात्रा की और कनाडा पहुंच गया। सन 1570 में इंग्लैंड के नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। अब बात करते हैं विकास और उपनिवेशकरण, व्यापार और उपनिवेशकरण। ये खोज करने वाले जहाँ भी गए उनके पीछे पीछे उनका राष्ट्रीय झंडा तथा वहाँ के मिशनरी भी पहुँचे। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार के युग का प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्रों की चिंता महज 3 चीज़ों के लिए थी: सोना, कीर्ति और ईश्वर। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। G³ के लिए थी सोना, कीर्ति और ईश्वर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा सोना गोल्ड, कीर्ति ग्लोरी और ईश्वर गॉड। तो कोलंबस ने कहा था कि सब चीज़ों में सोना सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। अनेक खोजी यात्रियों को सच्चा विश्वास था कि उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के कोने कोने में ईश्वर के वचन और उसके पुत्र का ज्ञान पहुंचाना है, लेकिन उनकी समुद्री यात्राएं उनकी अपनी सरकारों और धनपतियों की मदद से ही संभव हो पाती थीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता था लाभ। भौगोलिक खोजों के कुछ दशकों के पश्चात ही अमेरिका से जो वस्तुएं पहले यूरोप में उपलब्ध नहीं थीं तथा जिनके बारे में यूरोप के लोगों को ज्ञान नहीं था, अब उपलब्ध हो गई, जैसे आलू, तंबाकू और मक्का। यूरोपीय लोगों की अमेरिका विजय के पश्चात जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये थी कि उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज और ब्राज़ील में बागान प्रथा लागू हो गई। वहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना, तंबाकू और कपास की खेती होने लगी। 15वीं सदी के परिवर्ती काल में दासों का व्यापार आरंभ हुआ। इस व्यापार का प्रारंभ व्यक्तिगत सौदागरों, नाविकों और जलदस्युओं ने की थी, लेकिन 16वीं सदी के अंत तक ये नियमित रूप से दासों का व्यापार करने वाली कंपनियों के हाथों में चला गया। अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों की संबद्धता में स्थानीय कृषि दासों, सर्फ और अफ्रीकी दासों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला चैप्टर आपको मैं लेके जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। उस चैप्टर का नाम है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, ये चैप्टर अगला है आपका। तो इसमें आपको बताया जाएगा पूंजीवाद का उदय कहाँ से हुआ। पूंजीवाद के अंतर्गत संपदा के स्वामियों को पूंजीपति कहते हैं। वे अपनी संपदा को केवल जमा या केवल उपभोग में नहीं लाते, बल्कि लाभ कमाने के लिए उसका निवेश करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए होता है। अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की आकांक्षा के कारण औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई और पूंजीवाद का अधिक विकास हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ लगभग सन 1750 में हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों द्वारा किया जाने वाला काम का कुछ भाग मशीनें करने लगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति मशीन युग का प्रारंभिक दौर था। सन 1750 के बाद बहुत तेज़ी से नए नए आविष्कार किए गए और इनका स्वरूप ऐसा था कि इनके कारण लोगों के जीवन शैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों द्वारा किया जाने वाला काम का कुछ भाग अब मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति मशीन का युग प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में जीवन पद्धति और विचार में परिवर्तन ला दिया। 18वीं सदी में घरेलू पद्धति पुरानी पड़ गई। इसकी जगह एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने लगी जिसको कारखाना पद्धति कहा जाने लगा। साधारण उपकरणों, पशुओं और हाथ की जगह क्रमशः नई मशीनों और भाप की इंजन की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा। इसलिए मैं इसे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के नाम से जानता हूँ।
कई नए नगरों का आविर्भाव हुआ। कारीगर और बेदखल किसान काम के लिए नगरों में पहुंचने लगे, शहरों में पहुंचने लगे। अब कारखानों में उत्पादन होने लगा। पहले ये घर की कार्यशालाओं में होता था। ये उत्पादन मशीनों से हो रहा था, जबकि इसके पहले मशीनों की जगह साधारण उपकरण काम में लाए जाते थे। उत्पादन के साधनों के मालिक और प्रबंधक पूंजीपति लोग थे, ऐसे लोग जिनके पास अधिक उत्पादन में लगाने के लिए पैसा था। इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी। समुद्र पार के व्यापार के जरिए, जिसमें दासों का व्यापार भी शामिल था, इंग्लैंड ने पर्याप्त लाभ कमाया। इस लाभ में उसको आवश्यक पूंजी उपलब्ध हुई। यूरोपीय देशों के व्यापार की प्रतिद्वंद्विता में इंग्लैंड ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। 18वीं सदी में बाड़ा आंदोलन प्रारंभ हो गया। बड़े जमींदारों ने गांवों में अलग अलग फैली हुई अपनी सभी भूमि की पट्टियों की चकबंदी इस प्रकार की कि उनकी सभी भूमि एक साथ एकत्रित हो जाए। इस प्रक्रिया में उन्हें छोटे किसानों की भूमि की टुकड़ियां अपनी भूमि में मिला ली थी और छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था। इस प्रकार भूमिहीन बेरोजगारों की एक विशाल संख्या हो गई। इस कारण कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं रही। 17वीं शताब्दी के अंत के फलस्वरूप एक स्थायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। लोहा और कोयला दोनों समीप में उपलब्ध थे। इससे इंग्लैंड बहुत ही कठिनाइयों से बच गया, जिसका सामना देशों को करना पड़ा। इंग्लैंड के जहाज उद्योग का भी बहुत विकास हो चुका था, इसलिए उसे वस्तुओं के लाने ले जाने और कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती थी। कपड़ा उद्योग में क्रांति। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा भारत से इंग्लैंड प्रेषित करती थी। शीघ्र इसका परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में कालीकट के केलिका कपड़े, ढाका की मलमल और कश्मीर के शालों की मांग बहुत बढ़ गई। हारग्रीव्ज ने एक मशीन का आविष्कार किया जिससे तेजी से सूत काटना संभव हो गया। आर्कराइट ने इस मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया। कुछ समय पश्चात क्रॉम्पटन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हारग्रीव्ज और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगे। 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। इस मशीन के लिए घोड़े और बैल का प्रयोग किया जा सकता था। सन 1793 में एली व्हिटनी नाम के एक अमेरिकी ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की मदद से उतने ही समय में हाथ की तुलना में 300 गुना ज़्यादा मात्रा में कपास ओट कर रुई तैयार की जा सकती थी। भाप से चलने वाला इंजन। सन 1760 ईस्वी में इंग्लैंड ने लगभग 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया। सन 1815 में 5 करोड़ किलोग्राम, सन 1840 में 25 करोड़ किलोग्राम कपास का भारत से आयात किया। कपास के आयात में इतनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी संभव नहीं हुई होती यदि सन 1769 में जेम्स वार्ड भाप के इंजन का आविष्कार ना करते। इस आविष्कार ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। सन 1814 में जॉर्ज स्टेफेंस ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया। सन 1814 में जॉर्ज स्टेफेंस ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया। इस इंजन का प्रयोग खानों से बंदरगाहों तक रेलमार्ग से कोयला पहुंचाने के लिए किया गया। सन 1830 में पहली रेलगाड़ी यात्रियों तथा सामानों को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर आने जाने लगी। सन 1830 में पहली रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर आने जाने लगी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई। कच्चे माल और कारखाने में बने माल को ढोने की ज़रूरत के कारण इंग्लैंड और दूसरे देशों में नहरें बनाई गईं और सड़कों का विकास किया गया। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली मैक एडम ने निकाली। जलमार्गों से यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जो अपेक्षाकृत काफ़ी सस्ता पड़ता था, इंग्लैंड नदियों और झीलों को नहरों से जोड़ना आरंभ किया। यातायात के साधनों में सुधार होने से मनुष्य, सामान और संदेश सबको लाने व ले जाने में बहुत आसानी हुई। खेती के नए उपकरणों जैसे ज़मीन तोड़ने के लिए इस्पात का हल और हेंगी, बीज बोने और नाली खोदने की मशीन निर्मित की गई। कुदाली का स्थान घोड़े के खींची जाने वाली मशीन ने ले लिया। फसल काटने और दोनी करने के लिए किसी भी मशीनों का आविष्कार किया गया। किसान जमीन में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करने लगे और जो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों को अदल बदल बोने लगे। इस पद्धति के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें अदल बदल कर लगाई जाती हैं। यह भी एक किसानों का जागरूकता अभियान था। इंग्लैंड के भूस्वामी भी अपने फार्मों का आकार बढ़ाने लगे। बाड़ा आंदोलन के फलस्वरूप पहले ही भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। अब मैं आपको बताऊंगा औद्योगिकीकरण के परिणाम क्या हुए, उससे फ़ायदा क्या हुआ और मज़दूरों को क्या लाभ हुआ, ये सब बताऊंगा।
तो औद्योगिक क्रांति से पहले संसार की अधिकांश जनता गाँवों में निर्भर थी और कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिकरण के विकास के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर या कस्बे बसे थे वे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने की अपेक्षा उद्योगों के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। अब जनता बड़ी संख्या में शहरों में रहने लगी। इन शहरों में हजारों मनुष्य औद्योगिक कारखानों में काम करते थे। नगरों में अधिकांश जनसंख्या के एकत्र हो जाने के कारण मकान, स्वास्थ्य और सफाई की समस्याएं पैदा हुईं। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण जीवन की स्थितियों में गिरावट आई। शहर में गंदी बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देश और अनेक लोग एक दूसरे के करीब आए। इन सब के बावजूद औद्योगिक क्रांति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा हुई, क्योंकि एक देश में होने वाले विकास का असर दूसरे देश में भी होने लगा। औद्योगिक पूंजीवाद तथा औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज व्यवस्था बनी उसको औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। इस समाज के मुख्य वर्ग थे पूंजीपति, अर्थात उत्पादन के साधनों के मालिक, और मजदूर जो मजदूरी लेकर काम करते थे। पूंजीपतियों के एक छोटे से तबके का न केवल बड़ी संख्या में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन पर नियंत्रण हो गया, बल्कि परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से ये लोग समूचे समाज के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने लगे। कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केंद्रित हो जाने के कारण समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हुई और पूंजीपतियों व की आबादी के बीच गहरी खाई पैदा हुई। औद्योगिक क्रांति ने बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों को जन्म दिया जिनके पास ना तो अपनी भूमि थी, ना काम करने के लिए अपने उपकरण। ये लोग पूरी तरह मालिक पर निर्भर थे। मालिक की ओर से जो मजदूरी मिलती थी उनको वो स्वीकार करनी पड़ती थी। इसका कारण ये था कि रोजगार की तुलना में मजदूरों की संख्या प्रायः अधिक थी। यहाँ तक कि खानों में स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाया जाता था, क्योंकि वे कम मजदूरी पर उपलब्ध थे। अक्सर इन लोगों को लगातार 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता था और इसके बीच कोई अवकाश नहीं मिलता था। यदि कोई मालिक किसी कारण किसी मजदूर से नाखुश हो जाए तो वो उसे चाहे तो नौकरी से निकाल सकता है। मजदूर के सामने और कोई चारा न था, उसे मालिक की शर्तें माननी पड़ती थी, नहीं तो बेरोजगार होकर उसे घर पर बैठना पड़ता था। यदि काम करते समय किसी दुर्घटना में चोट लग जाती है तो मालिक उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देता था। मजदूरों के पास ऐसे समय में जीवन यापन के कोई साधन नहीं होते थे। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के प्रयत्न कारखाना कानून अधिनियम 1802 ईस्वी में पारित हुआ। इसके अंतर्गत बालकों के लिए काम करने का अधिकतम समय 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया। सन 1819 ईस्वी के कानून के अंतर्गत 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने में काम करने पर रोक लगा दी गई। कुछ समय बाद अन्य कानून पारित हुए। इसके अंतर्गत खानों में स्त्रियों और बालकों के काम करने पर नियंत्रण लगाया गया। इंग्लैंड में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के चौथे और 5वें दशकों के दौरान मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक महान जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। 1867, 1882, 1918 और 1929 ईस्वी के कानूनों के अंतर्गत इंग्लैंड के सभी नागरिकों को मताधिकार मिल गया। इंग्लैंड के मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का ही नहीं अपितु अपनी मांगें मनवाने के लिए मालिकों को हड़ताल द्वारा विवश करने का भी अधिकार मिला। ये मैंने अभी आपके 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए। मैंने 49 से 4 चैप्टर मैंने आपके ख़त्म किए। अभी मैं आपको अगला चैप्टर ले जाता हूँ, अमेरिका की क्रांति, लेकिन मैं ये आपको कल पढ़ाऊँगा। अभी आपके 4 चैप्टर और बचे 6 चैप्टर और बचे हुए हैं जो मैं आपको कल बताऊँगा। तो उसके बाद आएगा अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सब आपको विधिवत पढ़ना होगा। और आपको मैंने 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर बता दिए हैं मैं आपको आधुनिक विश्व एक बार बता देता हूँ। ये आपका आधुनिक विश्व का इतिहास था। इसमें मैंने आपको पुनर्जागरण बता दिया है, धर्म सुधार आंदोलन बता दिया है। इसमें आपके इतने चैप्टर बता दिए गए हैं। पुनर्जागरण आपका चैप्टर हो गया, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण हो गया आपका, धर्म सुधार आंदोलन हो गया आपका, नए देशों की खोज और व्यापार हो गया आपका, और पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, ये भी चैप्टर आपको हो गया है। ये चैप्टर में ज़्यादा विशेष कुछ भी विशेष चैप्टर में नहीं है। इनको खाली इस तरीके से देखना है कि धर्म सुधार आंदोलन में खाली कैथोलिक चर्चों पर प्रोस्टेट आंदोलन हुआ, मार्टिन लूथर का आंदोलन हुआ, और पुनर्जागरण काल में तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज़ें पर विशेष टिप्पणी हुई है, जैसे चित्रकला, कला, स्थापत्य, आर्किटेक्चर पे बातचीत हुई है,
फिर नए देशों की खोज और व्यापार में क्या हुआ, बंदरगाह 1498 1492 ईस्वी में जो कोलंबस और कालीकट के ऊपर पूरी कहानी, कालीकट बंदरगाह पर पूरी कहानी घूमती है। और फिर पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति में आपने जाने कि मजदूरों के ऊपर क्या हुआ, शहरों में लोग बसने लगे, वहाँ पे गंदी बस्तियाँ बनने लगीं, मशीनों से काम होने लगे, और एक जो विशेष पूंजीवादी लोग जो निवेश करते थे उन पर सामाजिक पैसों सामाजिक आर्थिक अधिकार उनके ज़्यादा हो गए, जो जिससे पूरा समाज निर्भर हो गया उन पर। तो ये हो गया। फिर अभी आपके चैप्टर बचे हैं अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सब मैं एक साथ ख़त्म करूँगा। ये आपके 4 चैप्टर मैं आज फिनिश कर रहा हूँ। ये आधुनिक विश्व भारत के चैप्टर हैं और इसमें जो भी बताया गया सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये एनसीईआरटी की बुक्स से आपको बताया गया है। ये बुक्स आपके महेश कुमार वर्णमाल की बुक्स से आपको बताया गया है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं जो आपके एसएससी लेवल्स और यूपीएससी लेवल्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, वो सारे आपको जिक्र किया गया है। और मैं उत्कर्ष मिश्रा हूँ और मैं आपको लगातार अपनी इस इतिहास और एनसीईआरटी की बुक्सों के बारे में, या एनसीईआरटी का महत्व, या एनसीईआरटी से पढ़ने से क्या बेनिफिट्स है, और आप इसका इतिहास किस तरीके से पढ़ें और अपने आप में उसको धारण करें, और किस तरीके से याद रखें इन सभी चीज़ों को, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। तो मैं लगातार आपके साथ रहूँगा और मैं भी अभी एग्ज़ाम देता रहता हूँ किसी न किसी चीज़ का, तो जिससे मैं वैसे तो मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ, और मैं करीब अपने असफलता का रिकॉर्ड आपको बताऊँ तो मैं खुद ही करीब 22 एग्ज़ाम्स फेल हुआ हूँ अभी तक, और मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है फेल होने का। अभी तक मैंने 22 एग्ज़ाम्स फेल हुआ हूँ। तो मैं अब आपको ये स्टाइल्स से पढ़ने के लिए जो देखो, अगर अनुभव लेना है तो तुम पास हुए व्यक्ति से या सक्सेसफुल व्यक्ति से नहीं ले सकते। अनुभव लेना है तो जो व्यक्ति फेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें क्या कमियां थीं, और अब वो कैसे सुधार करेगा, उनको पास होना है। क्योंकि अब्राहम लिंकन को भी देखो, वो कितनी बार फेल होने के बाद भी राष्ट्रपति बने। या फिर ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं कि मतलब फेल होने वाले को ज़्यादा अनुभव हो जाता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें और क्यों फेल हुए और क्या नंबर। एक तो मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो ये सब बात की बातें हैं, मैं क्या हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी हटी है, या कुछ ही कारणोंवश, या मेरे ध्यानों में कुछ कमी आई हुई, जिसकी वजह से मैं अपने आप को उस पोस्ट पर नहीं पहुंचा सका जो मैं चाहता था। तो लेकिन मैं लगातार प्रयास करना छोड़ नहीं सकता हूँ। इसके लिए मैं तत्पर रहूँगा, और जब तक हूँ तब तक मैं अपने आपको किताबों से जोड़ कर ही रखूँ। ऐसा ही मैं अपने विचारों को स्पष्ट करता हूँ। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल में सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और उसमें जो भी है प्रोसेस है या रूल्स हैं, घंटी रिंग जो भी है वो भी बजा दें, ताकि आपको लगातार आपको ये वीडियोज़ मिलते रहें और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। अगर कहीं ना कहीं आपको अगर ये सहायता प्रदान कर रहा है, तो ये वीडियो अगर 10% भी आपके माइंड में सुन करके या ऐसा समझ करके बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, तो उसमें आपको सहायता प्रदान करेगा। और ऐसे ही मैं आपको जनरल करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा। और ये मेरा पहला वीडियोज़ नहीं है जो आप लोग, ये मेरा कम से कम तीसरा वीडियोज़ है। और पहले वीडियो जो मेरे 1000 व्यूज़ हैं, लाइक हैं, सब कुछ है, लेकिन बस वो इस पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सामाजिक जीवन से रिलेटेड है। और मैं किसी चीज़ का लालच तो नहीं करना चाहिए, ये तो आपकी पसंद और नापसंद पे डिपेंड करता है कि ये वीडियो कितना लाइक किया जाता है, कितना ज्ञान देता है, कितना इसको लोग पसंद करते हैं, या ये आप लोगों तक कितना मेरी आवाज़ या मेरी चीज़ों को आप लोग कितना समझते हैं, या आप कुछ अगर कमेंट करना चाहें कि मतलब सर आप थोड़ा ऐसा चेंज करके बोलिए, या सर आपका वॉइस थोड़ा क्लियर करिए, या फिर आपका जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े स्पष्ट करिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं लगातार आप लोगों की सुझावों पर ही काम करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।